हाय एवरीवन। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रतन टाटा के ऊपर, जिनका देहांत 9 अक्टूबर 2024 में हो गया। ये हमारे देश की सबसे बड़ी क्षति में से एक हुई है। ये वीडियो उनके लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। उनका जो जीवन यात्रा थी, उनकी जीवन यात्रा हम सभी को इंस्पायर हमेशा करती रहेगी। जो भी उनके बारे में पढ़ेगा, जानेगा, सभी लोग इंस्पायर होते रहेंगे। उनके जीवन से 4 महत्वपूर्ण संदेश हमें मिलते हैं, जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। मुंबई में जन्मे थे और वो टाटा ग्रुप में चेयरमैन के रूप में एक बड़ा पद संभाल कर बहुत ऊंचाइयों तक ले गए टाटा ग्रुप को। लेकिन उनके जो जीवन यात्रा में संघर्ष रहे, उनमें से मैं 4 संदेश समझ पाया हूँ जो पब्लिक को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। पहला संदेश तो ये है कि बहाने मत बनाइए, एक्सक्यूजेज मत बनाइए कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, इमोशनली आप इस तरह से वीक रहे, कोई सपोर्ट नहीं मिला। रतन टाटा जब 10 साल के थे तो उनके माँ बाप दोनों सेपरेट हो गए। उनकी माता का नाम था सुनी टाटा और पिताजी का नाम था नवल टाटा। रतन टाटा का भी पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनके पापा नवल टाटा और इनकी माँ सुनी टाटा 10 साल की उम्र में सेपरेट हो गए। इस संबंध विच्छेद के दंश को झेलते हुए रतन टाटा सफ़र करते हुए ये अपने दादी के पास चले गए, नवजबाई। उनके पास उनकी परवरिश हुई इनकी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़े। पढ़ाई लिखाई में सामान्य वैसे ही रहा जैसे लोगों का होता है। अब टाटा होने से माँ बाप का जो प्यार होता है कि धनी है तो वो मिलेगा, वो तो मिला नहीं इनको। लेकिन किसी तरीके से इन सब चीज़ों को झेलते हुए वो पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए कर्नल यूनिवर्सिटी से फॉरेन से वो आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री पाए। फिर जब लौट कर आए तो एक सेक्शन में वो ये एक पद के रूप में संभाले, मैनेजर के रूप में। तो मैं एक संदेश तो मैं आपको ये बताया कि जो एक्सक्यूजेज लोग देते हैं कि हमारे पास ये नहीं रहा, हमें माँ बाप का इस तरह का प्यार नहीं मिला तो हमें ये चीज़ें नहीं मिली, वो तो रतन टाटा बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। दूसरा संदेश है कि हर पोस्ट पे हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ड्राइवर आपके साथ है तो वो भी आपका महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, आपके जीवन में अहम योगदान है। ये अपने सभी स्टाफ को रतन टाटा ने सिखाया। इनसे जुड़ी एक कहानी भी है इसी सिलसिले में कि जब इनको प्रोजेक्ट हेड बनाकर सीनियर मैनेजर के साथ में नासिक भेजा गया किसी काम के लिए टीम के साथ में, तो जब एक बड़ी कार में जा रहे थे 7-8 मैनेजर के साथ में, तो बीच में टायर पंचर हो गया। जब टायर पंचर हो गया तो उसमें से 2-4 मैनेजर बाहर थोड़ी दूर पर गपशप करने लगे। 2-4 मैनेजर बगल वाले कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी का एंजॉय ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और ड्राइवर टायर बदल रहा था। कुछ देर में आपस में बातचीत करते हुए एक सीनियर मैनेजर उन्हीं में से याद आया कि हम लोगों के बीच में रतन नहीं है। तो सभी लोग खोजने लगे, रतन कहाँ है, रतन कहाँ है। रतन कहीं मिल नहीं रहे थे। उन्हीं में से एक की नज़र पड़ी कार की तरफ, तो लोगों ने देखा, मैनेजर्स ने देखा कि रतन टाटा ड्राइवर के साथ में टायर पकड़कर लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे। सभी भागकर उनके पास आए, उनसे पूछे कि आप कहीं नहीं दिखे, हम लोग परेशान हो गए, आप क्यों टायर लगा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ये तो ड्राइवर का काम है। बहुत बड़े कोटेशन के रूप में आप इसे ले सकते हैं। रतन टाटा कहते हैं कि
यदि हम लोग ड्राइवर के इस समय की समस्या को सहयोग देकर फिक्स नहीं करें, सॉल्व नहीं करें, समस्या दूर नहीं करें, तो हम लोगों का अनमोल समय हम खो रहे हैं। और समय खोने का मतलब होता है धन खोना। यदि आप समय खो रहे हैं तो बहुत बड़ी संपत्ति खो रहे हैं। ये रतन टाटा ने उस समय मैसेज दिया और कहा कि ड्राइवर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हर एक पोस्ट पर हर एक काम के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट है। हमारा काम दूसरा है तो हम दूसरा काम करते हैं, ड्राइवर काम ये है तो छोटा नहीं हो गया। ये था रतन टाटा का मैसेज कि सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी कमी नहीं किया रतन टाटा ने। इससे जुड़ी एक और स्टोरी है जो तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और कहीं भी नहीं करनी चाहिए। जब रतन टाटा चेयरमैन के पद पर आसीन हुए, बैठे, JRD टाटा के बाद चेयरमैन बने टाटा ग्रुप के, उस समय 1991 में बने थे। 1991 में रतन टाटा देखे कि उनका टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं बहुत अच्छा ग्रोथ रेट नहीं है, बहुत आगे नहीं जा पाएंगी, नॉर्मल सी चीजें चलती आ रही हैं, प्रॉफिट ज्यादा नहीं था। रतन टाटा ने सारे दरवाजे खोल दिए हर एक लोगों के कि कोई भी आकर क्रिएटिव आइडिया लेकर उनसे मिल सकता है। जितने भी सेक्शन के CEOs थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, सभी को इजीली मिलने के लिए अलाउ कर दिया, जो कि इससे पहले नहीं था। और साथ में जितने भी रिस्क हो सकते थे सारे रतन टाटा ने लिए। कहा जाता है रतन टाटा के बारे में 1991 के बाद से कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जनरली बड़े बड़े जो आदमी को ज़रूरत हो और रतन टाटा उस पर एक्सपेरिमेंट न किए हों। इनके बारे में कहा जाता है टाटा के बारे में अपने देश में कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में टाटा का कोई सामान नहीं प्रयोग हुआ होगा या नहीं हो रहा होगा। टाटा ने टाटा साल्ट, नमक से लेकर चाय से लेकर क्या नहीं बनाया, कार बनाया उन्होंने। अब तो एरोप्लेन भी अक्वायर किए हैं। कहने का मेरा मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल में, सब जगह सरिया, लोहा, जितने भी काम होते हैं सब में, स्टील, सब में टाटा ने हाथ आजमाया और लगभग सारे में सफल रहे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में सफलताएं नहीं मिली तो रिस्क लेने से कतराए नहीं। एक स्टोरी है सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर। 1998 में रतन टाटा इंडिका के साथ में कार लॉन्च करते हैं, टाटा इंडिका बनाकर, पैसेंजर कार पहली बार, क्योंकि वो उसमें उस सेक्शन में नहीं आए थे। पता चला ये एक्सपेरिमेंट उनका सफल नहीं रहा। बहुत दिल से उन्होंने यूनिट बनाया, कार बनाई, सेल किया, कार सेल नहीं हो रही थी। तब वो अपने टीम के साथ, जब सफलता नहीं मिली, लॉस में जाने लगी जी वो यूनिट, तो अपने टीम के साथ अचानक से प्लेन में उड़े रतन टाटा, अपने टीम के साथ गए अमेरिका। फोर्ड कंपनी के उस समय चेयरमैन बिल फोर्ड थे, उनसे मिलने अचानक से चले गए। मुलाकात हुई। बिल फोर्ड बोले कि आपको जब आइडिया, नॉलेज नहीं था पैसेंजर कार का, तो आपने शुरुआत क्यों की? आपका बहुत गलत कदम था, आपको सोचना भी नहीं चाहिए था कि पैसेंजर कार आपके बस की बात है। कहा जाता है कि इनके बिल फोर्ड का एक एम्प्लॉई क्या, उनके टीम का उस समय का मेंबर इनके टीम से बोला था कि कैसे कैसे लोग हैं जो पैसेंजर कार के बारे में सोच भी लेते हैं फोर्ड के सामने। जब ये बात उनको इतनी लगी रतन टाटा को कि ये इंसल्ट हो रहा है, उनको जब ये लगा कि उनके टीम के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात किया जा रहा है, उसके बाद रतन टाटा नेगोशिएट करने के बजाय उसी समय उठते हैं, बिना एक शब्द बोले पूरे टीम के साथ
वापस अपने देश चले आते हैं। ये था उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, जबकि वो बहुत इज्जत के साथ वो अपने यूनिट को सेल करने गए थे। आए, यूनिट को और बड़ा किया, क्रिएटिव लोगों को ऐड किया और कार को रीडिज़ाइन किया और लॉन्च किया बड़े बड़े सेक्शन में, बहुत सारी चीज़ें। ये बात है जो बिल फोर्ड से मिलने गए थे 1998 में, तो ये टाटा इंडिका लॉन्च किए थे, मिलने गए थे 1999 में और बैरंग वापस आ गए बिना किसी नेगोशिएशन के। आपको जान के आश्चर्य होगा, रतन टाटा इतना मेहनत किए, रीडिज़ाइन किए, यूनिट को आगे बढ़ाए, फंड रेज किए उसके लिए कि कैसे, कहाँ से गाइड करके, कहाँ से कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। कहा जाता है कि फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पैसेंजर कार के क्षेत्र में इतने आगे गए कि 2008 में फोर्ड कंपनी का जगुआर लैंड रोवर का यूनिट इतना नीचे, जिसका बड़ा नाम था, वो इतना नीचे चले गई कि बिल फोर्ड अपने एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे पा रहे थे, इतनी लॉस में चली गई। कहा जाता है कि वो बैंकरप्ट होने से बचे थे बिल फोर्ड, उनकी कंपनी फोर्ड कंपनी। यदि जगुआर लैंड रोवर यदि नहीं लिए होते रतन टाटा तो बड़ा मुश्किल होता। बिल फोर्ड मैसेज करते हैं, संदेश भिजवाते हैं रतन टाटा को कि कृपया आप हमारा जगुआर लैंड रोवर ले लें, नहीं तो हम अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दे पाएंगे, मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, दिवालिया घोषित हो जाएगी। रतन टाटा बाइज्जत जाते हैं और जगुआर लैंड रोवर फोर्ड कंपनी का यूनिट को खरीद लेते हैं 18,000 करोड़ में। और फिर वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, फिर फोर्ड हो जाती है, यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर टाटा का हो जाता है। लेकिन उस तरह से बिहेव नहीं किए जैसे बिल फोर्ड ने किया था। थैंक्स नोट में बिल फोर्ड लिखते हैं कि थैंक्स मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर टाटा, आपने जगुआर लैंड रोवर को खरीद कर आपने इतना बड़ा फेवर किया है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ये थे रतन टाटा, किस तरीके से किसी से बदला लिया करते थे। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि किसी के बारे में आज तक गलत नहीं बोले, जो भी उनसे मिला सभी उनके प्रशंसक हो गए। जब वो अपने दरवाजे खोल दिए थे सभी से मिलने के लिए, तो बहुत आसानी से हर एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता था उनसे मीटिंग, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाने वाला हो, वॉशरूम साफ करने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, सभी मिलने के बाद रतन टाटा से सभी रतन टाटा के गुण गाने लगते थे। कहा जाता है कि रतन टाटा शादी इसलिए नहीं किए क्योंकि, चौथा संदेश आपके लिए है कि क्योंकि वो ओपिनियन डिफरेंस पर डिसरिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते थे। 4 बार ऐसे मौके आए जब वो शादी कर सकते थे, लेकिन जब वो जिस लड़की से मिलते थे कुछ बातें हो जाती थी, कुछ न कुछ लगता था कि उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, तो कंप्रोमाइज़ नहीं किए। चौथा संदेश और सबसे बड़ा संदेश है कि कभी भी शादी जैसी बड़े डिसीजंस ना ही माँ बाप के प्रेशर में, ना ही उनके चॉइस से करनी चाहिए। ये चॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए कि क्योंकि बात ज़िंदगी के सफ़र की है। यदि आप किसी लड़की या लड़के से ऐसी शादी कर लिए, लड़का लड़की या लड़की से लड़का कोई ऐसा मिल गया आपको जो आपके ज़िंदगी का मतलब रोकने लगे, हिंडर करने लगे, विरोध करने लगे किसी डिसीजन में, तो फिर आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए शादी के ऊपर भी उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि वो नहीं कर पाए। ऐसा नहीं वो शादी के खिलाफ थे। सोशल सर्विसेज के सेक्टर में रतन टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए जो पूरी दुनिया में नाम है। बताते हैं लोग जाने वाले, जो कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, बताते हैं कि वैसा सर्विस पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है जो वहाँ के एम्प्लॉय आपको इतना फील कराते हैं। केवल फॉरेन में उस तरह के सर्विसेज हैं हॉस्पिटल्स में, बाकी आप हॉस्पिटल में आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे ही। टिस
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, आप सोचिए कि इसके ऊपर उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, जिसपे रिसर्च फेलोशिप के नाम पे हजारों लाखों बच्चे पढ़ के निकले और अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ताज होटल अपने आप में बड़ी मिसाल है। कहा जाता है कि CSR फंड को इतने फेयरली यूज करते थे रतन टाटा कि दूसरे कंपनी SBI जैसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनी अपने CSR फंड टाटा जैसे ग्रुप के साथ में मिलकर यूज करती है, क्योंकि उनका मानना है कि ये कंपनी की ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये कंपनी इनके CSR फंड को फेयरली यूज करेगी। आज के दिन हम लोगों से साथ में जुड़ के टाटा इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए कि हम लोग सैकड़ों बच्चों को, मतलब 100%, 91% का रेट चल रहा था, कहीं कहीं 100 कई सेंटर पे था, पूरे के पूरे बच्चे 40 में से 40 IIT निकाले, 35 में से 35 नीट निकाले बच्चे। वो सेंटर्स हम लोग टाटा के साथ में चला रहे हैं। इस तरह के रतन टाटा थे। तो ये वीडियो मेरी तरफ से रतन टाटा के लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। भले ही रतन टाटा 9 अक्टूबर को हम लोग से विदा लिए, इस दुनिया से विदा लिए, लेकिन हमेशा के लिए हम लोग के दिलों में ज़िंदा रहेंगे और हमें अपनी कहानियों से, अपने एक्टिविटी से, अपने जर्नी से इंस्पायर करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा श्रद्धांजलि, मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस और भी बनाता रहूं और अपने देश को इस तरीके से भी सर्व करता रहूं, लोगों के बारे में बताकर, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितना भी हो सकता है लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि रतन टाटा रियली में कितने इम्पोर्टेंट थे। मैं अपने ज़िंदगी में देखा कि प्रधानमंत्री तक जितना काम अपने देश के लिए नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा रतन टाटा ने कर दिखाया। इस संदेश के साथ कि, और इस एक्टिविटी के साथ, और इस नोट के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा कि आप इस पे नज़र रखिएगा कि किसी के घर में भी ऐसा नहीं होगा कि रतन टाटा का कोई सामान यूज़ ना हुआ हो, चाहे यूज़ ना हो रहा हो। एक बार कई इस पे लिटरेचर में हमको लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखे हैं। अरुंधति रॉय ने एक बार लिखा था और मजाक में इंटरव्यू में एक बार कहा भी था कि हम सब ने टाटा का नमक खाया है। तो एक वो हंसी के तौर पे बोली थी, लेकिन फ्रेज में है कि जिसका आपने नमक खाया है उसके प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो उनका सेंस था कि टाटा का हमने नमक खाया है, इस देश के लोगों ने टाटा का नमक खाया है। सो इस तरह के थे रतन टाटा। तो मैं विश करता हूं कि आप इनकी जर्नी से इंस्पायर होकर अपने देश की सेवा करेंगे। मैं तो कर ही रहा हूं। थैंक यू सो मच।